अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में आईनी मुकदमात की समाअत के लिए आज एक अहम फैसला सामने आया है। जुडिशल कमीशन ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद अपने पहले इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के लिए 7 जजेस के नाम तजवीज़ कर दिए हैं। आईनी बेंच के लिए पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक, जबकि सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी बेंच में लिए गए हैं। बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसर्रत हिलाली को आईनी बेंच में शामिल किया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सीनियर तरीन जज होंगे, जो 26वीं आईनी तरमीम और गुज़िश्ता रोज़ होने वाली कानून साजी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के भी रुकन होंगे, जुडिशल कमीशन के भी रुकन होंगे और आज नामजद होने वाले 7 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाने वाली 3 रुकनी कमेटी के भी सरबराह होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अलावा जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल कमेटी अब इन 7 जजेस में से आईनी बेंच तश्कील देने का फैसला करेगी। आज होने वाले इजलास के लामे के मुताबिक चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद नए तश्कील शुदा कमीशन का पहला इजलास था। इजलास में उमर अयूब ने एक रुकन की अदम मौजूदगी के बाइस कोरम पूरा ना होने की निशानदही की। इस एतराज़ पर वोटिंग हुई और इजलास ने कसरत राय से यह फैसला किया कि इजलास की कार्रवाई आइन के मुताबिक है और एक रुकन की अदम मौजूदगी में आगे बढ़ सकती है। कमीशन ने एक सेक्रेटेरिएट के क़याम पर भी गौर किया और चेयरमैन यानी चीफ जस्टिस को उसके क़याम और रूल्स बनाने के इख्तियारात दिए। इजलास में आईनी मामलात के लिए आईनी बेंच बनाने पर भी गौर हुआ, जिसके लिए चीफ जस्टिस ने आइन के आर्टिकल 175A के तनाजुर में जजिस का मौक़िफ़ पेश किया और आईनी बेंच की मियाद मुकर्रर करने की तजवीज़ दी। दीगर शुरका ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया, जिन पर गौर किया गया और बहस की गई। वोटिंग के बाद 7 अरकान की अक्सरियत से चारों सूबों की नुमाइंदगी रखने वाला 7 रुकनी आईनी बेंच कायम करने की मंजूरी दे दी गई, जिसका दौरानिया 2 महीने का होगा। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आईनी बेंच के लिए 7 जजेस नामजद किए गए हैं। जुडिशल कमीशन के इजलास में कोई बेंच नहीं बनाया गया। कोई भी आईनी बेंच कम अज़ कम 5 जजों पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बेंच बनाने की मुखालफत की, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन, नून लीग के शेख आफ्ताब और पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक ने 7 रुकनी बेंच की हिमायत में वोट दिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और PTI अरकान ने इजलास में फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी। उमर अयूब और शिबली फराज का मौक़िफ़ था कि चीफ जस्टिस समेत 4 सीनियर जजेस को आईनी बेंच में होना चाहिए। ये भी कहा कि कमीशन के अरकान पूरे नहीं हैं, आईनी बेंच का सरबराह नहीं बना, लिहाजा कमीशन फैसला नहीं कर सकता। दोनों अरकान ने अपना मौक़िफ़ लिखकर कमीशन के इजलास में रखा। उमर अयूब ने लिखा हुआ मौक़िफ़ पढ़ा, जिससे शिबली फराज ने इत्तफ़ाक़ किया। उमर अयूब ने कहा कि इस बॉडी का कोरम ही पूरा नहीं, क्योंकि आईनी बेंच का सरबराह मौजूद नहीं। इस कमीशन के 13 अरकान हैं, जब तमाम अरकान हो तो इजलास बुलाया जाए। उमर अयूब और शिबली फराज ने कमीशन के रूल्स बनाए जाने पर भी मौक़िफ़ सामने रखा और कहा कि पहले कमीशन के रूल्स हों तो ही इजलास या एजेंडा आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी अरकान 12 हैं, इसमें अगर 6 एक तरफ हो जाएं तो कैसे फैसला होगा? पहले कमीशन का तरीक़ाकार वज़ा करें, फिर उस पर इजलास बुलाएं। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच के सरबराह के मामले पर वोटिंग हुई, जिस पर 5-7 से फैसला हुआ। 26वीं आईनी तरमीम में यह दर्ज है कि जुडिशल कमीशन में किसी भी रुकन की किसी भी वजह से गैर हाज़िरी के बायस कमीशन की कार्रवाई कलअदम नहीं होगी। इसलिए आज जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंचेस के हवाले से अहम फैसला कर लिया है, जिसके बाद अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस याया अफरीदी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के ताकतवर तरीन जज बन गए हैं, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज बनने के बाद अब जस्टिस जमाल बंदूखेल भी जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में आज ये पेशरफ्त हुई है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से ही एक और खबर सामने आई है। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी ख़त लिख दिया है, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी करने का मुतालबा किया गया है। ख़त में दोनों जजेस ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करके लिखा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम दोनों ने 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी, ताकि हाल ही में की जाने वाली
26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सके। मामले की फौरी नोयत को देखते हुए हमने मुतालबा किया था कि कमेटी का इजलास उसी रोज़ फौरी तौर पर बुलाया जाए। हमारा ये अमल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक था, ताहम इसके बावजूद कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया और मामले की फौरी नोयत के पेश नज़र हमने कानून के मुताबिक उसी दिन कमेटी का इजलास बुला लिया। कमेटी का फैसला आप तक उसी दिन पहुंचा भी दिया गया था और कानूनी हैसियत का हामिल है, जिसमें कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए और समाअत 4 नवंबर के लिए मुकर्रर की जाए। हमें इस बात पर बहुत गहरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अफसोस है कि उन आईनी दरख्वास्तों के हवाले से 4 नवंबर के लिए कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। कमेटी का फैसला बरकरार है और उसे कानूनी हैसियत दी जानी चाहिए। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि इन आईनी दरख्वास्तों को इसी हफ्ते फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और इस हवाले से कॉज लिस्ट जारी की जाए। कमेटी के माजी के फैसले की रूह से कायम होने वाली रिवायत के मुताबिक रजिस्ट्रार को हिदायत की जाती है कि वो 31 अक्टूबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करे। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस याया अफरीदी से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्होंने जो फुल कोर्ट तश्कील दिया है उसके लिए कॉज लिस्ट जारी करके 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मगर चीफ जस्टिस का इस पर अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, जबकि वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ हमारे ही प्रोग्राम में ये पहले ही कह चुके हैं कि अब कोई भी आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो आईनी बेंच के पास ही जाएगा। तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि चीफ जस्टिस बनते ही फुल कोर्ट बनेगा, उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन किया जाएगा। हम अदालत से इस्तदा करेंगे, बेशक उसके कॉन्सिक्वेंस में या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ना रहे मगर ये होगा। अब ये 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद अगर कोई पिटीशन आती भी है 184 की, 186 की या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, ये तो इंटरप्रिटेशन से आगे मांग रहे हैं, ये तो स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मांग रहे हैं जो आर्टिकल 239 के तहत मुमकिन ही नहीं है। तो वो अगर एट ऑल उन्होंने टेकअप होना है और उस पर सुनवाई होनी है तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आईनी बेंचेस बनाएगा ये उसी लार्जर बेंच के पास जाएंगे। अब आम बात यह है कि जिन 8 जजेस ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया था, उन 8 जजेस में से जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी बेंच का हिस्सा बन सकते हैं, जबकि दीगर 4 जजेस में से 2 जजेस यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तों को ही मुस्तरद कर दिया था और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने उनसे इत्तफाक किया था। इसी तरह जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने जो फैसला दिया था जिसके तहत तहरीक इंसाफ को 39 नशिस्तें मिल सकती थी, उससे जस्टिस काजी फाइद ईसा ने इत्तफाक किया था। यानी आईनी बेंच में वो 3 जजेस शामिल हो सकते हैं जो मखसूस नशिस्तों का फैसला देने वाले अक्सरियती 8 जजेस में शामिल हैं, जबकि 2 जजेस वो हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त अक्सर मुस्तरद कर दी थी, जबकि एक जज जस्टिस मुसरत हिलाली वो हैं जो तबीयत खराबी की वजह से फुल कोर्ट में शामिल नहीं थी। एक तरफ 26वीं आईनी तरमीम से जुड़े ये मामला हैं और दूसरी तरफ वो कानून साजी है जो कल हुकूमत की जानिब से उजलत में की गई है। कल होने वाली कानून साजी में सबसे अहम आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करना है। ताहम इस पर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हमारी फौज का अंदरूनी मामला है, इस नोयत की कोई भी कानून साजी इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल ये एक वाक़या है जो हो गया, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। असल मुज़ाहमत हमारी अदलिया पर हमले के खिलाफ होगी। एक और भी कानून बनाया गया जिसके जरिए जो सर्विसेज के चीफ हैं उनकी मुद्दत में 3 से बढ़ाकर 5 साल का वक्त मुकर्रर किया गया। ये सर्विसेज का, हमारी अफवाज का एक तरह से अंदरूनी मामला है। कोई भी इस नौयत की कानून साजी इस तरह नहीं होनी चाहिए। एक ही दिन में बिल्कुल जैसे एक रोलर होता है, बुलडोजर होता है, बुलडोज किया गया इन कवानीन को। राय ली जानी चाहिए थी सर्विसेज के अंदर इसका क्या असर होगा मोराल पर। वो लोग जो तवक्को लगाए बैठे थे, जो अपने करियर के हवाले से कोई ख्यालात रखते थे, बहरहाल ये एक वाकया है जो हो गया, हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन असल मुज़ाहमत हमारी जो है वो अदलिया पर जो हमला है उसके हवाले से होगी और होनी चाहिए। कल जो कानून साजी की गई है बज़ाहिर कानून साजी, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट वजूद में आएगा, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदालतें वजूद में आएंगी, जो आईनी बेंच वजूद में आएंगे, मैं उन पर एतमाद नहीं रखता, लेकिन मैं उनके सामने पेश होता रहूँगा। इसी तरह जब कल बैरिस्टर गौहर से सवाल हुआ कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक़ कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे या नहीं, तो उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। मगर आज इमरान खान का सख्त बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं
कि पाकिस्तानी अवाम को इसके खिलाफ निकलना होगा। आज जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या हुआ बात करेंगे। कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक कि PTI ने बाकायदा निशानदही की कि कोरम पूरा नहीं है, इसलिए इजलास नहीं होना चाहिए, मगर उसके बावजूद इजलास हुआ, फैसला भी सामने आया। क्या मामला हुआ? नहीं, देखिए, कोरम वाली बात उनकी गलत है, और क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में जहां ये दिया गया है बेंचेस के बनने का, वहां ये प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई वैकेंसी है या कोई एब्सेंट है तो उसकी वजह से मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। तो ये उनको प्रोविजन पढ़ के उनको सुना दी गई, और उसके ऊपर भी जो है वो इवन जस्टिस मुनीब साहब आल्सो एग्रीड टू दैट कि भाई ये मीटिंग इनवैलिड नहीं है। तो जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने इत्तफाक कर लिया तो क्या PTI के रहनुमाओं ने भी इत्तफाक कर लिया? नहीं, उन्होंने नहीं इत्तफाक किया। जो बाकी मैंने कहा जजेस हैं तो उनका जो मेंबर्स थे मेजॉरिटी ने जो है वो इससे जो है वो इत्तफाक नहीं किया, और उनको प्रोविजन पढ़ के सुनाई है कि भाई ये प्रोविजन कहती है कि अगर कोई वैकेंसी है या एब्सेंट है मेंबर तो उसकी वजह से मीटिंग इनवैलिड नहीं होती। पहले वाले कमीशन में भी ये मौजूद थी प्रोविजन। तो फिर बताइएगा कि 7-5 से फैसला हुआ, जो 5 हैं, दूसरी तरफ उसमें चीफ जस्टिस आया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, PTI से उमर अयूब साहब, इसके अलावा शिबली फराज साहब। तो किस बात पर बुनियादी इख्तिलाफ था उनका? नहीं, उनका ख्याल ये था कि भाई तमाम फुल कोर्ट को 16 जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मेंबर होना चाहिए एंड टू बी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये उनका ख्याल था, ख्याल है चीफ जस्टिस साहब का और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और मुनीब साहब का, और अपोजिशन के जो लोग हैं उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब। और आप लोगों की क्या राय थी? बात असल में यह है कि अगर आप फुल कोर्ट को ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देना है तो फिर तो मेरे ख्याल में सारी अमेंडमेंट की जरूरत भी नहीं थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बननी थी, और असल में ये जो है वो बाकी पॉइंट उसका ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 26 ने इटसेल्फ पहले पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है उस पर 3 जजेस की कंसिडरेशन हो चुकी थी। उसके बाद के तमाम जो सीनियर जजेस हैं उनकी बुनियाद पर इक्वली तमाम प्रोविंस से जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लिया गया। यानी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और आयशा, अगर आप प्रोविंस वाइज देखें तो यही जजेस हैं जो सीनियरिटी की बेसिस के ऊपर हैं, जो 7 मेंबर्स नॉमिनेट किए गए। मगर क्या इस बात पर इख्तिलाफ हुआ कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उनमें से भी कोई होना चाहिए इस बेंच में? नहीं, वो तो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे कि पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इट इज नॉट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और हैविंग ऑल रिस्पेक्ट फॉर देम फॉर देयर इंटेग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस, लेकिन ये है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि 16 जजेस पूरे होने चाहिए उसमें, पर्टिकुलरली जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब की बात नहीं थी। वो पॉइंट ऑफ व्यू उनका तमाम 16 जजेस की बेंच बनाने का था। मगर जब ये बात नहीं मानी गई तो क्या इसके अलावा उनका कोई इख्तिलाफ नहीं था कि कौन जजेस होने चाहिए, कौन इसमें नहीं होने चाहिए, जब आप एक बेंच बनाने जा रहे हैं आईनी? नहीं, इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, और क्योंकि सीनियर मोस्ट जो है वो अमीनुद्दीन साहब हैं तो वो ही विल हेड दी बेंच, बाकी जो जजेस हैं वो उसके मेंबर होंगे बेंच। तो आपका जो स्टेटमेंट आया कि अराकीन नामजद हुए, बेंच नहीं बना, इससे आपकी क्या मुराद है? वो ये है कि देखिए, ये जो कमीशन का काम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जजेस की नॉमिनेशन है। जो बेंच बनाना हेयरिंग की, जो उसमें आपने देखा है कि लिखा हुआ है ना कि 5 मेंबर्स बेंच मिनिमम होगी, जो ये केसेस सुनेगी 184(3) के और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के और दूसरे अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट डिसीजंस अंडर आर्टिकल 199। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जुरिसडिक्शन होगी, वो सुनेंगे। लेकिन वो बेंच बनाने का काम जो है वो फर्ज किया आज तो हमने 7 जजेस किए हैं, कल 12-13 जजेस
जजेस हो सकते हैं। इसमें जजेस इंक्रीज, मेरे अपने जाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये तो 2 महीने के लिए किया है, उसके बाद आपको और जजेस भी नॉमिनेट करने पड़ेंगे। तो इन जो बेंचेस हैं उनकी तश्कील का काम वो कमेटी करेगी, जिसमें सीनियर जज, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड 2 अदर जजेस, 3 जजेस की कमेटी जो है वो बेंचेस तश्कील देगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में चीफ जस्टिस एंड सीनियर प्यूनी जज और तीसरा जज जो है, जो अभी नई अमेंडमेंट के तहत वो भी सीनियर जज ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो गया है, वो बेंचेस तश्कील देंगे सुप्रीम कोर्ट की। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील जो है वो सीनियर जज एंड 2 अदर सीनियर जजेस देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो अपने बेंच बनेंगे उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब मौजूद होंगे, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ उस कमेटी में जो कि बेंचेस बनाएगी। मगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेंगे वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बनाएंगे। यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान दोनों तरफ मौजूद होंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यानी कि एक ताकतवर तरीन जज जो है इस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन बन गए। और ये बताएगा कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है वो फुल कोर्ट ने दिया, तो अगर उसका रिव्यू, क्योंकि हुकूमत कहती है वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुनेगी, तो क्या वो 7 रुकनी बेंच सुनेगा या इसमें से कोई सुनेगा? फुल कोर्ट का फैसला दिया हुआ। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट का, इसका तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही है, वही सुनेगा। यानी फुल कोर्ट का फैसला कोई मैक्सिमम क्या 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रिव्यू सुनेगा? क्योंकि आपने अभी तो यही बनाया बस। अब तो प्रेजेंटली सिचुएशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आई है वो उसमें जो है वो हो सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कहे कि लार्जर बेंच तश्कील दो, तो लार्जर बेंच और लोगों को नॉमिनेट कर दें उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। और ये बताइए, खत लिखा गया जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर साहब की तरफ से, उन्होंने एक फुल कोर्ट की दरख्वास्त की कि और बाकायदा मुतालबा किया इनफैक्ट कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत उन दोनों ने मीटिंग की, उसको फिक्स होना था, फिक्स नहीं की गई। तो ये बताइएगा कि क्या इस हवाले से आज कोई बात हुई, क्या कोई मामला हुआ? जी नहीं, इस मीटिंग में कोई ज़ेर गौर नहीं है। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बतौर वकील उनके खत के हवाले से? क्योंकि नए कानून से पहले तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मौजूद था, वो दोनों कमेटी के रुकन थे, उन्होंने इजलास बुलाया और ये फैसला किया, और उनके ख्याल में केस फिक्स होना चाहिए था। नहीं, मैं समझता हूँ कि प्रेजेंटली तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गई हैं, तो उसमें तो वह फुल कोर्ट तो नहीं सुनेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को आइन प्रोवाइड करता है कि तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगी। वही मे एग्री या डिसएग्री विद द कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो अमेंडमेंट, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो सकता है कि कौन सी प्रोविजन क्या मैं उसको ठीक समझता हूं या उसको सही है या मेरी नजर में प्रॉपर नहीं है। लेकिन चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रेजेंटली तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगी। बहुत शुक्रिया अख्तर हुसैन साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है, मगर दोनों जजेस बहरहाल एक फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे थे। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो पटिशन्स आई हैं उस मामले पर PTI भी सारे के सारे मामले पर क्या सोच रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मरवत साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप समझते हैं आपकी पार्टी के लिए एक मुश्किल वक्त इस हद तक है कि अब बंदगली में आ गई है पार्टी? आपको इस वक्त अगर अदलिया से कोई ना कोई उम्मीद थी तो आज जुडिशल कमीशन का भी इजलास हो गया, आईनी बेंचेस भी बन गए, कल आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत अब 5 साल हो गई है, तो कहीं ना कहीं पार्टी बंदगली में खड़ी है। मेरा ख्याल है बंदगली में PTI तो नहीं खड़ी है, पूरा पाकिस्तान बंदगली की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट को और इन कुव्वतों को मजीद मजबूत कर रहे हैं। पहले से कम उनके पास ताकत है। पूरा पाकिस्तान तो 76 साल से चला रहे हैं। अब पार्लियामान जो है इसी काम में लगा हुआ है, अदलिया को काबू करना है, और ये सब मिल के बेसिकली ये जो कल की तरमीम है ये 26वीं आईनी तरमीम से ज्यादा अहम है। और मेरा ख्याल है 26वीं आईनी तरमीम पहले ला के तवज्जो जो है कौम की 26वीं आईनी तरमीम की तरफ कर दी गई, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह की कानूनी अमेंडमेंट नहीं आई है जहाँ पे आप बैक जुम्बश कलम कह देते हैं कि जी हम 3 से 5 साल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
इसकी कोई मंतकी अकली कोई दलील से। अच्छा, मगर आपको लगता है कि ये जो ऐवान में 2019 में एक रास्ता, और जस्टिस खोसा साहब की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने ऐवान में मामला भेजा, फिर बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली, रिटायरमेंट एज 64 की गई, वहां से ये रास्ता निकला या ये कोई नया रास्ता है जो कि अपनाया गया है? नहीं, ये तो बेसिकली अक्सर उससे मुख्तलिफ है। वो जो बाजवा की दौर में जो कोसा साहब ने रास्ता एक्सटेंशन का निकाला था, वो तो इनिशियल अपॉइंटमेंट पे तो नहीं था, वो तो क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि क्या आर्मी एक्ट 1952 में जो है एक्सटेंशन की कोई प्रोविजन है या नहीं है, और वहाँ कानून साजी के जरिए एक्सटेंशन का रास्ता दिया गया। ये जो 5 साल है ये तो इनिशियल अपॉइंटमेंट है, और 5 साल अगर इनिशियल अपॉइंटमेंट टेन्योर है तो एक्सटेंशन भी 5 साल के होंगे। यानी कि एक फौजी आर्मी चीफ जो होगा या नेवल या एयरफोर्स का चीफ, वो कमोबेश जो जिस मनसब पे बराजमान है अपने असर रसूख से फायदा उठा के वो 10 साल तक तो आराम से रह सकता है। और इसमें क्या एक डिसअपॉइंट भी गुजरे जो इसमें क्या एक डिसअपॉइंटमेंट पीटीआई को ये भी है कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हो रही थी, मामला पार्लियामान में आया, उन्हें वोट चाहिए था, वो चाहते थे यूनानिमस हो, इसलिए वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के करीब आए, और वहां से उस कुर्बत का आगाज हुआ जो कि आपका गिला है कि आपकी हुकूमत जाने का अंजाम जिस पर साबित हुआ, जो कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का गिला रहा है। आपको लगता है कि अगले साल क्योंकि एक्सटेंशन का मामला आता, फिर वो थोड़ा अनसर्टेनिटी होती, आप लोगों की शायद कहीं ना कहीं दूरियां कम होती इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अब वो मामला 5 साल पर चला गया है, तो वो अनसर्टेनिटी नहीं आएगी अगले साल, जो हुकूमत कह रही है कि अनसर्टेनिटी से हमने जान छुड़ाई है? देखिए, ये किस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल हो सकती है कि फलां को एक्सटेंशन दो तो गैर यकीनी सूरत हाल खत्म क्यों दें? ये जो बकाया जो कतार में खड़े प्रमोशन के ख्वाब देख रहे हैं, उनका क्या कसूर है? हम शख्सियात को मुस्तहकम कर रहे हैं, इदारों के बजाय इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाना चाहिए ना। और 3 साल मियाद क्या कम है? वैसे भी वो 3 साल मियाद जो है ना, ये जबरदस्ती अपने आप को एक्सटेंशन दिला के 6 साल तो कर ही लेते हैं। बाजवा साहब तो तीसरे एक्सटेंशन में लगा हुआ था, ऐसा कोई एडवेंचरर मिल गया तो वो तो तीसरा और चौथा और दायमी तौर पे भी होगा। ये जो आईनी तरमीम, ये कानूनी तरमीम जो हुई है कल जो हुई है, बुनियादी तौर पे ये आईन के बुनियादी ढांचे के मुनाफी है। मगर आपकी पार्टी की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? क्योंकि आज सलमान अकरम राजा साहब जो कि आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तो कहा कि अब ये इंस्टीट्यूशन का अंदरूनी मामला है, अब आगे बढ़ते हैं, वो तो ये बात कह रहे हैं आप, मगर उससे इससे सख्त मौक़िफ़ ले रहे हैं। पार्टी में अमेरिका में जो लोग मकीम है वो और ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ ले, तो पार्टी की राय वो है जो सलमान अकरम राजा साहब दे रहे हैं या वो जो आप दे रहे हैं? मेरा ख्याल है कि पार्टी की राय यही है, पार्टी कतईन जो है किसी भी सूरत में इसको फौज या किसी इदारे का अंदरूनी मामला करार नहीं दे सकती है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तानियों की लाइफ को, सियासत को, मईशत को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये किसी एक इदारे का, किसी एक फर्द का मसला नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है किसी भी सूरत में इस कानून साजी की ना हिमायत कर सकती है, और हम समझते हैं कि ये जहर कातिल हैं आईन के लिए, आईन की हुक्मरानी के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए। ये अफराद को मजबूत करना, और यही फिर होगा। मगर फिर इस सब में अब क्योंकि आगे अब नजर आ रहा है पार्टी के लिए रास्ता क्या है। पार्लियामान में आप लोग नहीं कामयाब हो पा रहे हैं, जुडिशल कमीशन में भी आज हुकूमत ने आईनी बेंच बना लिया। आपको काजी फैसल साहब के जाने के बाद नए चीफ जस्टिस के आने से उम्मीदें थी, वो उम्मीद भी बर आती नहीं नजर आ रही। आपको ये उम्मीद थी कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलें, वो लोग भी बहुत बड़ी तादाद में नहीं निकल रहे, निकलते हैं तो आपका अपना गिला है कि पार्टी की दूसरी क़यादत क्यों गायब हो जाती है। तो अब क्या रास्ता क्या है पार्टी के पास अपने आप को सियासी तौर पर एक सियासी रास्ता बनाने का? जितना भी अपने आप को मुस्तहकम कर लें, लेकिन एक फैसले अल्लाह की जात भी करता है। किसी ने कल नहीं देखा है जो आज 5 साल और 2027 के ख्वाब देख रहे हैं, और शायद इन सब की मिल के ये प्लानिंग है कि किसी भी सूरत में ये लंगड़ी लूली जो जमहूरियत है और जो ईमान है, इसका ये दौरानिया 5 साल तक हम एक्सटेंड करके निकाल ही दें। और बदनज़र में मुझे तो ये नजर आ रहा है कि ये 5 साल तक जो है ये चाहते हैं कि इनका ये नेक्सस जरदारी नून एस्टेब्लिशमेंट, ये नेक्सस टूट ना पाए, और ये इसी तरह रियासत से और रियासत के तमाम
इदारों से मुस्तफीद होते रहे। मगर साहब अगर इसमें मसला है मरवत साहब, इसमें मसला ये है कि आपकी पार्टी के लिए बहुत लाजमी है इमरान खान साहब का बाहर आना, वरना पार्टी के अंदर टूट फूट है, पार्टी उस तरीके से क्राउड को नहीं मोबिलाइज कर पा रही। अगर आप जिस गठजोड़ की बात कर रहे हैं, अगर ये 2005 साल अपने निकाल जाता है जो कि तकरीबन 2029 तक रहते हैं, तो फिर इमरान खान साहब बाहर कैसे आएंगे इस नेक्सस के अंदर? उनकी का बाहर आना आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जितनी भी आईनी और कानूनी तरमीमात हुई हैं, इन पे हमेशा एक सवालिया निशान रहेगा कि ये जिस असम्बली ने किए आधे तो उसमें अजनबी है, तो क्या वो मजाज थे? और अगर दूसरा सवाल ये है कि अगर ये ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल चूंकि आईनी बेंच के ताबे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ताबे हैं, और अगर ये ट्रिब्यूनल फैसले कर ले साल डेढ़ में, और ये MPAs और MNA जो फॉर्म 47 पे आए, जिन्होंने सेनेट में लोगों को भेजा है और ऐवान में रिजर्व सीटों पे भेजा है, अगर वो तादाद घट जाती है तो वो एक वक्त तो आके ये बता देगा कि जी वो लोग तो MNAs थे ही नहीं, वो सेनेटर थे ही नहीं, न मुंतखब हो सकते थे और जेल फॉर्म 47 पे आए थे, तो इनकी कानून साजी की लेजिटिमेसी क्या है? दूसरी बात यह है जो आपका सवाल है, गुजरते दिन के साथ हमारे पास अदालती, आईनी और कानूनी दायराकार में रहते हुए एहतजाज करना मुश्किल होता जा रहा है। अब जिस सतह पे हालात आ गए हैं वो है अब इस सिस्टम के साथ टक्कर लेने का। ये एहतजाज सिर्फ खान की रिहाई तक महदूद नहीं रहेगा, लेकिन फिलवक्त हमें खान की रिहाई चाहिए, और यही हम एक तहरीक शुरू करना चाहते हैं, फ्री खान ना हो। जब खान रिहा हो जाएगा तो मुझे यकीन है कि पार्टी के जो बहुत सारे मसाइल हैं और जो पैदा हुए हैं उन पे भी काबू पालेंगे। और दूसरी बात ये, पाकिस्तान के अवाम उनके साथ निकलना चाहते हैं। तो पार्टी अगर मसला है ना, फिर इमरान खान साहब बाहर निकल के लोगों को बाहर निकाल के इस निजाम के खिलाफ खड़े होंगे, या आप लोग पहले लोगों को बाहर निकालेंगे जिसकी वजह से इमरान खान बाहर निकलेंगे और निजाम हिलेगा? ये दोनों में से पहले क्या होगा? मैं यही बात करता आया हूं और मैं वही वाजे कर दूं कि खान ने उस दिन भी, जब 5-6 दिन कबल मेरी मुलाकात हुई, सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर गौर साहब थे, उनके सामने कहा एहतजाज कमेटी बनाए। एहतजाज कमेटी बनेगी, मुल्क गिर एहतजाज होगा, डी चौक पे लाखों का धरना होगा, तब तक नहीं उठेंगे जब तक हुकूमत को, रियासत को खान को छोड़ने पे मजबूर नहीं करेंगे। और आवाम की ताकत के सामने कुछ भी नहीं ठहर सकता है। सिर्फ जरूरत यह है कि अवाम को मोबिलाइज करें, पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को। मगर अब ये गड्ढेपुर साहब भी कह रहे हैं कि अब एक ही दफा निकलेंगे, एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मगर वाकई में कहीं पार्टी में किसी स्टेट पर स्ट्रेटजी बन रही है या सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं? अभी तक तो बयानात की हद तक मैं देख रहा हूं, क्योंकि कोई कमेटी नहीं बनी है और ना कोई इसमें मशवरा तलब हुआ है। लेकिन ये हमारे पास आखिरी ऑप्शन है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर इस ऑप्शन पे भी पार्टी जो है वो तकसीम इख्तियार करती है या यहाँ पर भी कोई पार्टी के अंदर गिरोहबंदी होती है, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये लोग नहीं चाहते होंगे कि खान जो है वो रिहा हो जाए। वाहिद हल यही है कि तमाम PTI के तमाम लीडर मिल के तमाम इख्तिलाफात को बलाए ताक रखते हुए इकट्ठे होकर खान को रिहा कराने के लिए पूरी कौम को आवाज दें। और यहाँ पर भी अगर बुग़्ज़ काम आया, इस तरह मुझे वैसे महसूस हो रहा है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि कोई एहतजाज जो है वो नाइतफाकी से कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आज इमरान खान तोशाखाना केस 2 में हेयरिंग थी, उन्होंने साथियों से गुफ्तगू की है। उनका कैसा मूड था कल की डेवलपमेंट के बाद, आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस हवाले से शबीर डार से पूछेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 2 अहम केसेस की समाअत जारी है, जिनमें से एक तोशाखाना केस 2 है, जिसमें हाल ही में बुशरा बीबी को जमानत मिली थी और फिर उन्हें रिहा कर दिया गया था। आज भी इस केस की समाअत हुई है, जबकि दूसरा केस 190 मिलियन पाउंड केस है, जिसमें PTI के वकला गुज़िश्ता 38 समातों से नैब के आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल नहीं कर रहे हैं और मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ये केस आखिरी मराहिल में दाखिल होने के बावजूद आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और कल फिर जब यही मामला और यही सूरत हाल सामने आई थी, तो जज ने समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी करते हुए वार्निंग दी कि अगर आइंदा समाअत पर जिरा ना की गई तो जिरा का ख़त्म कर देंगे। साथ ही साथ
अब खुद नैब भी मुल्जिमान के वकला की जानिब से मुसलसल ताखीरी हरबों पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर गौर कर रहा है ताकि दोनों मुल्जिमान की जमानत मंसूख करवाई जा सके। एटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की द न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली खबर के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस की समात में तीसरे गवाह की जिरह के मामले को मुसलसल 3 माह तक घसीटने पर नैब इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर गौर कर रहा है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद एहतशाम कादिर ने द न्यूज़ को बताया है कि इस केस में मुल्जिमान पहले ही 34 मरतबा समात मुलतवी करने की दरख्वास्त कर चुके हैं, जबकि आखिरी गवाह पर जिरह 30 जुलाई 2024 से की जा रही है। 30 जुलाई से केस की 38 समातें हुई हैं, लेकिन इस तगाजा के आखिरी गवाह जो नैब के तफ्तीशी अफसर हैं उनसे अब तक जिरह मुकम्मल नहीं की गई। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रायल में मुल्जिमान की जानिब से ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना जमानत की रियायत का वाज़ेह तौर पर गलत इस्तेमाल है, इसलिए चेयरमैन नैब से सिफारिश करेंगे कि वो इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि ये काबिल गौर है कि नैब के आखिरी गवाह मियां उमर नदीम ने 30 जुलाई को अपना एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड कराया था, लेकिन ये बदकिस्मती से 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद उनकी जिरह इल्तवा का शिकार है। और ये बात चेयरमैन नैब के नोटिस में लाई जा रही है कि इस केस में डिफेंस ट्रायल में रुकावट डालने के लिए जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। कुल 65 समातों में से मुल्जिमान की तरफ से 34 मरतबा कार्रवाई मुलतवी करने की दरख्वास्त की और मुतअद्दिद मौके पर गैर अहम वजूहात का हवाला देने का मकसद सिर्फ केस को अंजाम तक पहुँचने से रोकना था, जबकि प्रोसिक्यूशन ने शवाहिद पेश करने के मामले में कभी कार्रवाई मुलतवी करने की दरख्वास्त नहीं की और हर समात पर गवाहों की मौजूदगी को यकीनी बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि 190 मिलियन पाउंड केस का रेफरेंस गुज़िश्ता साल दिसंबर में दायर किया गया था और अब इस केस को 1 साल होने वाला है। आज अडियाला जेल में तोशाखाना केस 2 की समात हुई। इमरान खान को जेल के कमरा अदालत में पेश किया गया, लेकिन बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। साथ ही अदालत ने आइंदा समात पर बुशरा बीबी की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने आज भी बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल दिए, जिसकी मुखालफत करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बरियत की दरख्वास्तें फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को ताखीर का शिकार करने की कोशिश है। अदालत 3-4 तारीखें दे चुकी है, मगर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही है। अदालत इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दे। सलमान सफदर ने मौका इख्तियार किया कि मुल्जिमान की बरियत के हक में दस्तावेज़ात जमा करवाना चाहते हैं, इसलिए वक्त दिया जाए। तो अदालत ने समात 8 नवंबर तक मुलतवी करते हुए हिदायत की कि आइंदा समात पर बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल किए जाएँ। आज अडियाला जेल में होने वाली समात में मजीद क्या होता रहा कि इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो क्या उनका मूड कुछ बदला हुआ था? जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार से इस हवाले से जानते हैं। शबीर डार, बहुत शुक्रिया। शबीर डार, एक तो इस केस के हवाले से बताइएगा क्या हुआ और मामला किस तरफ आपको जाता नजर आ रहा है? दूसरा, इमरान खान ने जब आज बात की है आप लोगों से, तो किस मूड में बात की, क्या बात की? शाहजेब, तोशाखाना केस जो है वो अभी इब्तिदाई मराहिल में है और कोई 8-10 समातें हुई है। जो इस केस के चालान है वो तकसीम हो चुके हैं। अब फर्द जुर्म की कार्रवाई होनी थी, लेकिन गुज़श्ता 4 समातों से ये फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही है। इसकी वजह यह है कि एक तो बुशरा बीबी ने इस केस में जमानत की दरख्वास्त दायर की थी, वो रिजेक्ट हुई। उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, वहां से जमानत हुई और उसके बाद वो राह हो गई। उसके बाद दोनों मुल्जिमान जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी है, इनकी बरियत की दरखास्तें जो है दायर की गई इसी अदालत में, ट्रायल कोर्ट में। और जो जज हैं, स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अजमल, उन्होंने वो इस बरियत की दरखास्तों पर समात कर रहे हैं। आज भी करीबन 2 से 2.5 घंटे जो बानी पीटीआई के वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने दलाइल दिए इन बरियत की दरखास्तों पर, लेकिन आज दलाइल मुकम्मल नहीं हुए। लेकिन अदालत ने आइंदा समात पर जो बैरिस्टर सलमान सफदर है उनको कहा कि आप दलाइल आइंदा समात पर मुकम्मल करें। लेकिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो वफाकी हुकूमत के प्रोसिक्यूटर है जुल्फकार अब्बास नकवी और बैरिस्टर उमैर मजीद मलिक, उन्होंने इन बरियत की दरखास्तों की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि ये जो बरियत की दरखास्तें दायर की गई हैं ये सिर्फ केस को तूल देने के लिए दायर की गई है। हालांकि अभी बरियत नहीं हो सकती क्योंकि अभी जो केस है वो इनिशियल स्टेज पे है, लिहाजा ये ताखीर इसलिए की जा रही है ताकि फर्द जुर्म आयद ना हो सके। जहां तक आपने सवाल किया है कि इमरान खान का मूड कैसा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है,
आज से एक माह कबल अगर बात करें तो इमरान खान बड़े एग्रेसिवली और बड़े ब्लंटली जो इल्जामात आयद करते थे या जो गुफ्तगू थी, उनका जो रवैया था वो बड़ा एग्रेशन होता था। लेकिन जो 25 दिन जो गुजरे हैं जिसमें अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी थी और उसके बाद जो 8-10 दिन गुजरे हैं अभी तक, हमने देखा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी गुफ्तगू में, उनके रवैये में, उनके अंदाज बयां में बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। अब वो बिल्कुल मोहतात हो गए हैं। जब वो गुफ्तगू भी करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं और गुफ्तगू करते हुए भी बहुत मोहतात होते हैं। आज भी जो गुफ्तगू की उन्होंने, जब वो हमारे साथ इंटरेक्शन के लिए आए तो काफी देर वो सोचते रहे शुरू में, उसके बाद उन्होंने इंतजार पंजोथा के वाक़े से शुरू की गुफ्तगू। लेकिन गुज़िश्ता 10 दिन जो 25 अक्टूबर के बाद अब तक जो 5-10 दिन गुजरे हैं, इसमें एक तो 2-3 दिन उन्होंने गुफ्तगू ही नहीं की, मीडिया के सामने ही नहीं आए, बल्कि रोस्टम पर भी नहीं गए जो उनका मामूल होता है अदालत में कि वो जज साहब के पास जाते हैं, केस से मुतल्लिक बात करते हैं या उनको अगर कोई जेल सहूलियात से मुतल्लिक बात करनी है वो बात करते हैं। लेकिन उन जो 2-3-4 दिन गुजरे हैं उसमें उन्होंने ये भी नहीं किया। आज भी जब वो गुफ्तगू के लिए आए तो उनका बिल्कुल डिफरेंट जो है अंदाज है और वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं। वो ज्यादा इल्जामात नहीं लगाते, वो ज्यादा जिस तरह वो पहले नाम ले लेके टारगेट करते थे लोगों को, अब ये सिलसिला खत्म हो चुका है और बिल्कुल जो है उनकी गुफ्तगू मोहतात होती है और उनका रवैया, उनकी गुफ्तगू, उनका जो अंदाज है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। बहुत शुक्रिया शबीर, आप तफसीलात बता रहे थे। एक और ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ को एक उम्मीद है अमेरिका में इलेक्शन से जो कि हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। अमेरिका में अगले 4 साल के लिए नए सदर के इंतखाब का आगाज हो चुका है और इस सिलसिले में वोटिंग का अमल आज बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। और अब से कुछ देर पहले फ्लोरिडा में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है, जबकि अमेरिका में पोलिंग का यह अमल आज रात गए तक मुकम्मल हो जाएगा और मुमकिन तौर पर आइंदा चंद घंटों में इस बात का पता चल जाएगा कि अमेरिका का नया सदर कौन होगा। करोड़ों अमेरिकी वोटर्स आज सदर के साथ साथ अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट के नुमाइंदों का इंतखाब भी करेंगे। इस बार अमेरिका के सदारती इंतखाब में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है और इस अहम इंतखाबी दौड़ में अमेरिका की मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की जानिब से मैदान में है, जबकि उनके मुकाबले में रिपब्लिकन्स की तरफ से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं। इस सदारती इंतखाब को अमेरिका की तारीख के सख्त तरीन मुकाबलों में से एक समझा जा रहा है और अक्सर इंतखाबी पोल्स और जायजों में दोनों उम्मीदवारों में मुकाबला तकरीबन बराबर है। इंतखाबी अमल से पहले होने वाले CNN के आखिरी पोल के मुताबिक मुमकिन वोटर्स में से 48% ने कमला हैरिस की हिमायत की, जबकि 47% ट्रंप की हिमायत में है, जिससे जाहिर होता है कि इस इंतखाबी दौड़ में किसी उम्मीदवार को वाज़ेह बढ़तरी हासिल नहीं है। जबकि आज होने वाली पोलिंग से पहले ही 7 करोड़ से ज्यादा अमरीकी वोटर्स कबल अज़ वक्त वोटिंग के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। CNN के मुताबिक 47 अमरीकी रियासतों समेत डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में तकरीबन 7.8 करोड़ से ज्यादा वोट्स पहले ही कास्ट किए जा चुके हैं। ये डेटा इस बात का इशारा है कि इलेक्शन से पहले ही काफी बड़ी तादाद में वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर चुके हैं। इस वक्त दोनों उम्मीदवारों यानी ट्रंप और कमला हैरिस की क्या पोजीशन है और उन्हें जीत के लिए मजीद कितने इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है और इस सख्त मुकाबले में कौन सी रियासत अहमियत की हामिल है, इसकी तफसीलात जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के सहाफ़ी दीपक की इस रिपोर्ट। इस बार कांटे का मुकाबला है और सब कुछ चंद रियासतों पर डिपेंड करेगा। ये कैसे होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप अमेरिका का मैप देखें और इसमें स्टेट्स देखें और किसी भी साल में जाएं तो आपको या तो रेड कलर नज़र आता है, ब्लू कलर नज़र आता है। जो रेड है वो रिपब्लिकन्स का कलर है, यानी रिपब्लिकन्स वहाँ से जीते हैं 2004 में और 2004 में डेमोक्रेट्स इन रियासतों से जीते हैं। अब हमको इसको समझने के लिए हर साल अगर आप जाएंगे तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि कैलिफोर्निया है या न्यूयॉर्क है, इलिनॉय है, ये डेमोक्रेट्स को ही वोट देते आ रहे हैं एक लंबे समय से। इसी तरीके से टेक्सास, टेक्सास है, अगर आप जाएं 2004 के अंदर टेक्सास, फ्लोरिडा, ओहायो, ये वो स्टेट्स हैं जो कि रिपब्लिकन्स को वोट देते आ रहे हैं लंबे समय से। अब अगर हम ये माने कि इस बार भी जो रियासतें डेमोक्रेट्स को वोट देती आ रही हैं वो डेमोक्रेट्स को देंगी और जो रिपब्लिकन्स को देती आ रही है वो रिपब्लिकन्स को देंगी, तो इसमें ये वो रियासतें हैं जो कि कमला हैरिस के लिए वोट करेंगी, ये हैं जो ट्रंप के लिए वोट करेंगी।
अगर इन सबको जोड़ा जाए तो नंबर बनता है 226 और ट्रंप के सारी रियासतों को जोड़ा जाए तो 219। अब 226 से 270 ये लोग कैसे पहुंचेंगे या 219 से 270 कैसे पहुंचेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करेगा चंद रियासतों में, जिसको कि हम स्विंग स्टेट कह रहे हैं। इस बारी जो स्विंग स्टेट हैं वो ये 7 रियासतें हैं, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना और जॉर्जिया। स्विंग स्टेट होते क्या हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब यहाँ पर आप इस वक्त ये स्टेट है पेंसिल्वेनिया। अब इस स्टेट के अंदर अगर हम देखें 2012 के अंदर पेंसिल्वेनिया ब्लू है, इसको जीता था बराक ओबामा ने। 2016 में ये लाल हो गई, इसको ट्रंप ने जीता था। 2020 में ये वापस ब्लू हो गई, इसको वापस बाइडेन ने जीत लिया था। 2024 में इस रियासत पर सबकी तवज्जो है क्योंकि पेंसिल्वेनिया एक बहुत अहम रियासत है। इसमें जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा जो हैं उसके अंदर इलेक्टोरल वोट्स हैं, इसीलिए और कमला हैरिस के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोई भी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बहुत मुश्किल से ही व्हाइट हाउस पहुंच पाएगा अगर वो पेंसिल्वेनिया हार जाता है तो। इसीलिए जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं उन पर सब लोगों की नज़र है और उसमें भी पेंसिल्वेनिया पे खास तौर पर। इसके अलावा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फ्लोरिडा में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप के इलेक्शन हेडक्वार्टर से वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा इरम अब्बासी। नीलूफर मुगल हमारे साथ मौजूद होंगी, सहाफ़ी वाशिंगटन DC, वो कैमला हैरिस के इलेक्शन हेडक्वार्टर से मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले इरम अब्बासी आप बताइएगा कि इस वक्त क्या माहौल है डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबी हेडक्वार्टर में? जी शाहजेब, मैं इस वक्त फ्लोरिडा में पाम बीच काउंटी कन्वेंशन सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। ये वो सेंटर है जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने लिए इलेक्शन हेडक्वार्टर के तौर पर मुंतखब किया है। वो यहाँ पाम बीच में मार-लागो में रहते भी हैं, तो ये उनके घर से कुछ ही मील के फासले पर है। और इसका मतलब ये है कि 5 नवंबर को यानी आज वो अपने पार्टी मेम्बरान के साथ यहीं पर इंतखाबात के नताइज देखेंगे, यहीं पर अपनी इलेक्शन पार्टी करेंगे। अगर फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप की कैंपेन की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जो स्विंग स्टेट्स हैं जहाँ पे कांटेदार मुकाबला होना है जो कि इन इंतखाबात के नताइज को तय करेगा, उन 3 रियासतों में गए। वो नॉर्थ कैरोलिना गए, वो फिलाडेल्फिया गए और उसके बाद उन्होंने मिशिगन में, जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स में एक डिवाइड पाया जाता है गज़ा वॉर को लेकर, वो वहाँ पर भी गए। रिपब्लिकन जमात की फ्लोरिडा में अगर पिछले इलेक्शंस की कारकर्दगी की बात करूँ तो ये अर्ली 90s में, अर्ली 2000 में एक स्विंग स्टेट होता था, कांटे का मुकाबला होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई आबादी की वजह से यहाँ पर रिपब्लिकन्स जो हैं अब वो हावी नज़र आते हैं। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अपने दोनों 2016 और 2020 में भी यहाँ से जीते थे, इसलिए वो यहाँ बज़ाहिर कंफर्टेबल नज़र आते हैं कि फ्लोरिडा जो है वो रिपब्लिकन्स की एक रियासत अब मानी जाती है, जहाँ पहले डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान कांटे का मुकाबला होता है। अर्ली वोटिंग के हवाले से आपको बताऊँ तो अभी तक 80,000 अर्ली वोट्स डल चुके हैं, यानी या तो लोग जो है इन पर्सन जाके वोट दे चुके हैं या फिर उन्होंने मेल के थ्रू अपने वोट्स दिए हैं। 1,40,00,000 वोटर हैं कुल यहाँ पर रजिस्टर्ड फ्लोरिडा में, और यहाँ की बढ़ती हुई हिस्पैनिक आबादी जो है वो बज़ाहिर जो है डोनाल्ड ट्रंप के मैसेज से रेजोनेट करती हुई दिखाई देती है। तो ये वो जगह है जहाँ से हार या जीत में जो भी हो साबिक सदर अपनी वोटर से बात भी करेंगे। जी शाहजेब। जी नीलूफर मुगल आप बताइएगा कि इस वक्त वाशिंगटन में कैमला हैरिस के इलेक्शन हेडक्वार्टर में क्या माहौल है? मैं इस वक्त वाशिंगटन DC में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सामने मौजूद हूँ। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसे नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने अपना इलेक्शन हेडक्वार्टर बनाया है। तवक्को की जा रही है कि आज रात वो यहीं अपने सपोर्टर्स के साथ गुजारेंगी और इलेक्शन के जो नताइज हैं वो यहाँ यूनिवर्सिटी में सजे एक लॉन से वो बराह रास्त देखेंगी। इस यूनिवर्सिटी की काफ़ी तारीख़ रही है और इसे ब्लैक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। इसकी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि कामला हैरिस ने यहाँ से 1986 में ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में, और आमतौर पर देखा यह गया है कि जो सदारती उम्मीदवार होता है वो अपने होम टाउन में ही जो इलेक्शन हेडक्वार्टर है वो रखता है। लेकिन कामला हैरिस चूँकि कैलिफोर्निया से हैं और जब वो इस दौड़ में आई सदारती दौड़ में तो सदर बाइडेन का जो इलेक्शन हेडक्वार्टर था वो डेलावेयर था, तो उनके लिए ये मुनासिब नहीं था कि वो उसी को अपना इलेक्शन हेडक्वार्टर बनाती। और चूँकि वो अभी भी नायब सदर हैं तो वो ऐसी जगह अपना इलेक्शन हेडक्वार्टर चाह रही थी जो कि वाइट हाउस के भी करीब हो।
अगर सिक्योरिटी इंतजामात की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ आने वाली जितनी भी सड़कें हैं वो तकरीबन बंद कर दी गई हैं। जगह जगह पुलिस की गाड़ियां नज़र आ रही हैं और हुकाम की जानिब से कोई सिक्योरिटी अलर्ट तो जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो हर तरह के जो सिक्योरिटी के जो ख़तरात हैं उनसे निमटने के लिए तैयार हैं। अगर इलेक्शन और पोलिंग पर नज़र डाली जाए तो वाशिंगटन डीसी और करीबी रियासतों में पोलिंग का आगाज़ सुबह 6 बजे से ही शुरू हो चुका था और अब तक तकरीबन अर्ली जो वोटिंग है उसके ज़रिए 8 करोड़ अमरीकी अब तक अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, जो कि 2020 के जो कुल वोटों की तादाद थी उसके तकरीबन निस्फ बताए जा रहे हैं। लेकिन तकरीबन 25 से 27% लोगों ने पोलिंग स्टेशन में जाकर वोट डाले थे, बाकी अर्ली वोटिंग के ज़रिए कास्ट किए गए थे। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।